नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे के दौरान असदुद्दीन अवैसी ने पूर्वी चंपारण जिले के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ढाका में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी, जेडीयू और लालू प्रसाद यादव सहित पाकिस्तान को भी कई अहम मुद्दों पर जमकर उन्होंने हमला बोला। तो इनको एक ही चीज नजर आती, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे तुम याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी नाक में और दिमाग में दम करके रखूंगा। तुम जितना बोलते बोल लो, मगर लालू जी आपके 15 साल हमको क्या मिला बताओ? नीतीश 20 साल बताओ बिहार के गरीबों को क्या मिला? आप 20 साल मुख्यमंत्री रहे। अब तो एक वीडियो देखा कि जनगण मन हो रहा है तो नीतीश कुमार हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा कर रहे, नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं। शायद अख्तरुल ईमान के पास वो डॉक्टर भी है, सियासी डॉक्टर भी। आप बताइए, आप किसका साथ देंगे? जिसको आपने 15 साल आजमा लिया, जिसको आपने 20 साल देख लिया और हमको गाली देते थे। 2 मरतबा लालू नीतीश आए और कहा कि ओवैसी को रोको वरना भाजपा आ जाएगी, और आप बेचारे मासूम इनकी बातों में आ गए। आपने उनको वोट दिया, मगर फिर वो लड़ लिए, फिर ऐसा लड़ लिए कि बीजेपी भाजपा आ गई। तो जिम्मेदार हम नहीं है अगर बिहार में बीजेपी है, जिम्मेदार लालू है और नीतीश कुमार। और याद रखिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने कभी भी फिरका परस्ती का साथ नहीं किया। हमने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने का काम किया। मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर ये बात तो सही नहीं है कि मैं अपने घर को जलाकर किसी के घर में जाकर रोशनी का चिराग जलाऊं। मेरा घर अगर आबाद रहेगा तो मैं अपने घर के चिराग को जलाकर बाजू के घर में जाकर चिराग जलाऊंगा। हम 50 साल से अपने घर के चिराग को गुल करके, अपने घर को जलाकर राख करके किसी और के महल को रोशन कर रहे हैं। अब महल किसी का रोशन नहीं होगा। पहले राणा के घर में हम चिराग जलाएंगे, तौसीफ आलम के घर में चिराग जलाएंगे, अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तुमने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में बहुत है, मगर अगर तुम्हारी अजमत का मसला आता है, तुम्हारी गीरत का मसला आता है, तुम्हारे तहफ्फुज़ का मसला आता है, तुम्हारे हुकूक का मसला आता है, तो कौन आवाज उठाता? उसका पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के शासन में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। कोई भी एजेंसी इन लोगों, उन्होंने बीजेपी नेताओं पर हमला बोला, कोई भी एजेंसी बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मिली हुई है। उन्होंने कहा कि हर चीज़ इतनी महंगी है। ऐसे कई मौके आए जहां बीजेपी ने किसानों को अपमानित किया है। लीडर ऑफ अपोजिशन, इनकी बात से 100% सहमत हूं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट चरम सीमा पर है। ये एक उदाहरण दिया है। इसी तरह बुंदेलखंड में, ये तो धान का उदाहरण दिया इन्होंने कि किस तरीके से खातों तक में पैसे का रिकॉर्ड है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, विधानसभा है, पत्र लिख करके जानकारी देना, संस्थाओं तक अपनी बात पहुंचाना, एक भी संस्था इनके खिलाफ, जिन्होंने इतनी बड़ी लूट की है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, न कोई जांच किसी स्तर पर। ये तो धान का हुआ। इससे पहले बुंदेलखंड के कई किसान समय समय पर मिले, और जो मूंगफली खरीद थी उसमें भी बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई। जो मूंगफली खरीद वाले लोग थे, जो किसान है, उनको लाभ नहीं मिला। उनके लिए जो कीमत तय थी उन्हें नहीं मिली। बिचौलिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये बेईमानी की। धान के बाद मूंगफली, मूंगफली के बाद आज गेहूं की खरीद में भी
ये सरकार बड़े बड़े लोगों से, उद्योगपतियों से मिली हुई है। जब सरकार को ये पता है, सरकार की जानकारी में है कि अगर किसान अपना खुले बाजार में भी बेचेगा तो उसे कीमत ज्यादा मिलेगी, लेकिन सरकार ने पाबंदी लगाई कि इससे ऊपर कोई भी आड़ती या उद्योगपति खरीद नहीं सकता है। गेहूं की कीमत किसान को ज्यादा मिल सकती है, लेकिन सरकार उसको, किसान को कीमत नहीं देना चाहता। न केवल ये, बल्कि किसान के ऊपर लगातार संकट पैदा हो रहा है। बिजली महंगी, डीजल पेट्रोल महंगा, खाद महंगी, कीटनाशक दवाइयां महंगी, उनका हर जरूरत का सामान महंगा, जीएसटी लगा करके जितने भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं वो महंगे। और अगर कोई सवाल पूछे, कोई इनसे सवाल करे तो उसके ऊपर कार्रवाई है, और अगर कोई ज्यादा आंदोलन में शामिल हो उनके सरकार के खिलाफ तो बताओ उसकी पगड़ी उगाड़ देंगे, पगड़ी उछाल देंगे। और किसानों की पगड़ी एक बार नहीं उछाली इन्होंने, कई मौके ऐसे आए हैं जहां किसानों को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपमानित किया है। चाहे वो गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक कई उदाहरण हम दे सकते हैं जहां किसानों की लूट इस सरकार में हुई है और समय समय पे किसान को अपमानित होना पड़ा है। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, आज ही लखनऊ में आप में से बहुत सारे साथियों ने अखबार की वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें बेकरी में आग लगी, 2 लोगों की जान चली गई। ये एक जीता जागता हुआ भ्रष्टाचार का उदाहरण है, क्योंकि जितने भी संस्थाएं हैं जो फायर का एनओसी देते हैं वो जानबूझ करके चलवा रहे हैं। हर जगह पर, हर जगह ऐसी इंडस्ट्री संस्थाएं चलवा रहे हैं क्योंकि उनका महीना फिक्स है। अगर वो एनओसी दे देंगे तो महीने का क्या होगा? आपको याद होगा इसी शहर में सबसे प्राइम जगह पर हजरतगंज में एक बड़े होटल में आग लगी थी जिसमें जान गई थी। उसके बाद न जाने कितनी इंस्टीट्यूशंस को, न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि जितनी भी इंस्टीट्यूशन उत्तर प्रदेश में, सबको नोटिस दिया था फायर का। लखनऊ में तो दिया ही दिया था, राजधानी में, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सभी को नोटिस दिया था। अगर नोटिस उस समय दिए गए थे तो आखिरकार फायर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? आज कैसे आग लग गई? जो इनकी महीना वसूली है, अगर एनओसी दे देते तो महीना वसूली कैसे होती है? यही नहीं, भ्रष्टाचार का अखबार में कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है 165 करोड़ रुपए की धांधली को लेकर के। ये तो बहुत छोटा है। 165 करोड़ इस सरकार के लिए क्या है? इस सरकार में इतना बड़ा ऐसे है कि कितना भी समाया जाएगा। 165 तो कुछ भी नहीं है। एक देखो कितने ईमानदार अधिकारी थे, कितना ईमान था उनका कि उन्होंने अपने नाम पे एक भी नहीं फ्लैट रखा और अपने सहयोगी साथियों के नाम पे न जाने कितने फ्लैट कर दिए। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर, ये तो पहली बार सरकार भी देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाहर इन्वेस्टमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के बाहर हो रहा है। कुछ उत्तर प्रदेश के अधिकारी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, कुछ उत्तर प्रदेश के बाहर से आए हुए अधिकारी जो बहुत ही मलाईदार पोस्ट पे हैं, वो इन्वेस्टमेंट दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, जिसमें एक बार तो जाने कितना पैसा पकड़ा गया था। और कमीशन का झगड़ा तो हमने, आपने सबने देखा। वो कमीशन का झगड़ा नहीं था, वो बंटवारे का झगड़ा था। और जितने भी मुख्य हैं सब इसी में लगे हुए हैं, क्योंकि चली चला की बेला में जिसके हाथ में जितना लग जाए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेडिको लीगल परीक्षा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडिकल EAPR वेब पोर्टल कार्यक्रम के शुभारंभ पर कहा, जो 3 कानून केंद्र सरकार द्वारा लाए गए उसमें एक मुख्य बिंदु यह था कि हमारी जितनी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या मेडिको लीगल रिपोर्ट है उसका डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। दिल्ली ने
मेड EAPR पर आज काम शुरू किया है। इसके बाद से सारी रिपोर्ट्स डिजिटल रूप में लाई जाएंगी और इसकी पहुंच सीमित हाथों में होंगी। उन्होंने कहा है कि एक बहुत अच्छा समन्वय अस्पतालों और जांच एजेंसियों के बीच होगा। यह एक बहुत अच्छा मौका है। हमारे न्याय प्रक्रिया के सफर में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा है कि मैं सरकार के नए अधिकारियों और सभी मंत्रियों को धन्यवाद देती हूँ। बिल्कुल, ये जो 3 कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए उसमें एक मुख्य बिंदु ये था कि हमारी जितनी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं या MLCs हैं उसको डिजिटलाइज वे में लेके आना चाहिए और दिल्ली ने अपना मेडलिपियर के ऊपर जो वर्किंग था वो सब किया, आज उसे रोल आउट किया है और इसके बाद से सारी की सारी रिपोर्ट्स जो है वो डिजिटली लाई जाएंगी। उसका जो एक्सेस है वो लिमिटेड हाथों में रहेगा, उसका अकाउंटेबिलिटी, उसमें ट्रांसपेरेंसी, उसमें स्कोप ऑफ एरर बिल्कुल 0 हो जाएगा और बहुत स्पीड में जो हमारे केसेस हैं वो आगे बढ़ पाएंगे और एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन जो हॉस्पिटल्स और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बीच में हो पाएगा और बहुत अकाउंटेबिलिटी में इसमें पूरी तरीके से अकाउंटेबल रहेगी एजेंसीज। आपने रिपोर्ट सबमिट करी है वो भी डिजिटली, इसमें सारा जो एरर हैंड राइटिंग के कारण रहता है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये एक बहुत सुंदर मौका है कि आज ये माइलस्टोन मैं कह सकती हूँ अपनी न्याय प्रक्रिया के इस सफर में कि एक माइलस्टोन होगा। पूरे देश में मेडलिपियर लाया गया और दिल्ली में आज यहाँ लॉन्चिंग एक बहुत ही बेहतरी की तरफ अपनी न्याय व्यवस्था को ले जाने के लिए है। मैं बहुत साधुवाद देती हूँ पूरी की पूरी सरकार में अधिकारियों को, आदरणीय मंत्री जी को और NIC को, जिनके माध्यम से हम इस होमवर्क को पूरा कर सकें। थैंक यू। संडे तो सरकार 24/7 ऑन व्हील है, दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है, चाहे वो मौसम के कारण दिल्ली को दिक्कत आए या किसी देरी के कारण दिक्कत आए, चाहे न्याय प्रक्रिया में सरकार की कार्यवाही हो या सड़कें और नालियां दुरुस्त करने में, हर एक सेगमेंट पे काम हो। जो वर्षों का बैकलॉग है, पिछले 27 सालों का दिल्ली का बैकलॉग जो है ये खत्म करना है भाई। अब कल बारिश हुई परसों और उन्होंने कहा जी ये देखिए बारिश हो रही है दिल्ली सरकार। अरे भाई मतलब रिकॉर्ड तोड़ बारिश जो पिछले वर्षों में 125 सालों में हुई और 1 घंटे के अंदर पूरी दिल्ली का पानी निकल गया। मुख्यमंत्री से लेके मंत्रीगण, विधायकगण सब सड़कों पे पाए गए। क्या ये दिल्ली के लिए बेहतरी की दिशा नहीं है? हम आपके जैसे बैठ के ट्वीट करें, आप तो ये देखते रहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया कि नहीं किया। हम ट्वीट वाली पार्टी या ट्वीट वाली सरकार नहीं है। ट्वीट एक प्रोसेस हो सकता है पर वो एंड रिजल्ट नहीं है और इसलिए सरकार संडे हो या मंडे हो ये सचिवालय अब खुलता है, यहाँ काम होता है, विधायक मंत्री सब अपने काम को पूरा करते हैं और मुख्यमंत्री जनता के हित के लिए एक क्षण भी वेस्ट नहीं कर सकती। ये मैं विश्वास दिलाती हूँ दिल्ली की जनता को। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जाति आधारित जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने पर कहा कि पिछले कई सालों से राहुल गांधी देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनका मजाक उड़ाया। आज यही देश में कोई निडर नेता है, आज यदि देश में कोई निडर नेता है तो वह है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी की जो नारा थी पिछले कई सालों से कि देश में जाति गणना होना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी और सारे बीजेपी पार्टी इसका मखौल उड़ाई, मजाक उड़ाई। ये भी हमें सुनने को मिला बीजेपी नेतागण की मुंह से कि जो करेगा जात की बात कस के मारो उसको लात। फिर भी राहुल गांधी जी पीछे हटे नहीं। आप जानते हैं आज की तारीख में देश में अगर कोई नीडर लीडर हो, फिर दोबारा मैं दोहराते हैं, नीडर लीडर हो, उसमें राहुल जी को माना जाता। वो अपना रुख पे अटल रही और इसका नतीजा सत्तारूढ़ पार्टी को सर झुकाने पड़ी।
मान्यता मन से नहीं, मजबूरी से हो रहे हैं। हमें ये देखना होगा अगले दिन कि मान्यता तो दे रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या निकालते हैं। हमारा मांग है समयबद्ध तरीके से ये होना चाहिए, समय फिक्स्ड होना चाहिए, कब तक के भीतर ये जाति गणना संपूर्ण हो सकती। नंबर 1। नंबर 2, बजट में पिछड़े वर्ग के लिए अलग बजट, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के जमाने में SC ST के लिए साफ प्लान हम बनाते थे, उस तरह की साफ प्लान कब होगी। और 50% की जो सीमाएं हैं इसको हटाना कब होगी, इसके मानते हैं या नहीं। और इसकी दायरे में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट कंपनियों वहां भी संरक्षण देने की सुविधा होंगे या नहीं, ये सारे चीज को स्पष्टीकरण करना बाकी है। अभी मोदी जी दिखाते हैं, मैं सब मान लिए हैं, लेकिन अंदर की बात कुछ अलग है। वो इसको टालते रहेंगे। मुझे लगता है इसलिए राहुल गांधी जी की अगुवाई में ये जो संघर्ष, ये जो लड़ाई जाति गणना को देश में लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिबद्धता, उससे उसको अनुपालन करने में, जमीनी हकीकत में तब्दील करने में ये सरकार मजबूर हो, इसके लिए मुझे लगता है और सारे आंदोलन की जरूरत है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि जब राजद यूपीए सरकार में 10 साल और 15 साल बिहार में सत्ता में थे, तब उन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई। नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना की बात उन्होंने इंडी गठबंधन के दौरान ही कही थी, लेकिन उस दौरान कई बातें सामने आ रही थी। उस दौरान राजद और कांग्रेस ने खुद इस बात को अहमियत नहीं दी थी। आपको बता दें कि ये इंडी गठबंधन की मुंबई बैठक की बात कर रहे हैं, जब नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना को अपने एजेंडे में शामिल करने की बात कही, तो यही कांग्रेस और राजद पीछे हट गए। जनता जानती है कि राजद के लोगों ने कभी अपने परिवार के अलावा किसी और समाज का कोई कल्याण नहीं किया। ऐसा है कि जब सरकार में थे 10 साल, यूपीए सरकार में, तो क्यों नहीं करवाए। 15 साल बिहार में थे तो कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाए। नीतीश कुमार जी ने कास्ट सेंसस बिहार में इनिशिएट किया, नीतीश कुमार जी ने कास्ट सेंसस करवाया, उसके रिपोर्ट को पब्लिश किया नीतीश कुमार जी ने, और उस पर जो एक्शन लेना था वो लिया। मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया गठबंधन के मीटिंग में, जब मुंबई के मीटिंग में नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई इसको अपने एजेंडा में डालिए, तो कांग्रेस और आरजेडी बैकआउट कर गई। क्यों आज नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। ये तो अच्छा है भाई कि सरकार जो करे वो क्रेडिट भी हड़पने का कोशिश, अपने तो नहीं है, कुछ करिए जब मौका मिला। और जो दूसरा सरकार करता है उसमें भी घुस के क्रेडिट हड़पने की कोशिश कीजिए। तो लोग जानता है इन लोगों को अपने परिवार के अलावा, मुझे तो नहीं दिखता है इन्होंने कभी कोई किसी और समाज का, किसी गरीब का कोई चिंता किया। इंडिया अलायंस की आज बैठक है सर पटना में, क्या कहिएगा। हाँ, इंडिया अलायंस है तो लोकसभा में देख लिए, उसके बाद जितने अलायंस में लोग थे सब तो अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। अब जो भी अपना, ठीक है, राजनीति है, चुनाव है, अपना सबको अधिकार है करने का, लेकिन बिहार में जिस तरीके से काम हो रहा है और जिस तरीके से दोनों बजट में बिहार को केंद्र सरकार से सहयोग मिला है, तो लोग डबल इंजन की सरकार का फायदा बिहार के लोगों को मिल रहा है और नीतीश जी के नेतृत्व में बड़े मार्जिन से हम लोग चुनाव जीते। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।